नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। मेरा नाम है ओम प्रकाश धीवर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं त्रैमासिक आकलन या त्रैमासिक परीक्षा सत्र है 2022-23। कक्षा है 7वीं, विषय है सामाजिक विज्ञान। हमें इसमें निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और दूसरा निर्देश है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पर लिखना है। ये मासिक आकलन 80 नंबर का है। तो हमारा पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पंचतंत्र की कहानी को अरब के विद्वानों ने किस भाषा में अनुवाद किया था? अ हिंदी, ब संस्कृत, स फारसी, द अंग्रेजी। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है। इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा स फारसी। इसमें दोस्तों द लिखा है, लेकिन इसमें ना सा आएगा ना, स फारसी आएगा। दूसरा प्रश्न है रेशम की कीड़े किस वृक्ष में पाए जाते हैं? तो रेशम के कीड़ा तो बहुत सारे वृक्ष में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेशम की कीड़ा शहतूत में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ब हो जाएगा, शहतूत। तीसरा प्रश्न है रायपुर शहर में दिनांक 19/9/2022 को मतदान होने वाला है। बताइए चुनाव प्रचार का शोरगुल कब ख़त्म हो जाएगा? तो जब चुनाव होता है दोस्तों, तो उसको 2 दिन पहले ये शोरगुल ख़त्म हो जाता है, वो भी शाम को। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 17/9/2022 की शाम 5 बजे। ब भी नहीं आएगा, स भी नहीं आएगा, द भी नहीं आएगा। आप लोग को अ को आंसर में लिखना है 17/9/2022 की शाम 5 बजे, यही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 4। देखो, चित्र को पहचान कर सही उत्तर लिखना है। हमें एक चित्र दिया गया है, ठंडी वायु और गर्म वायु। ठंडी वायु नीचे आता है और गर्म वायु ऊपर जाता है, तो उस वर्षा को कौन सा वर्षा कहा जाता है? चक्रवर्ती वर्षा, प्रवर्ती वर्षा, संवहनी वर्षा और अम्ल वर्षा। तो हम सबको पता है ऐसा हवा को हम लोग ऐसा वर्षा को हम लोग संवहनी वर्षा बोलते हैं। तो इसका आंसर स हो जाएगा, संवहनी वर्षा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उन्हें कहते हैं धाराएं, तरंगे, ज्वार एवं भाटाएं। तो जब तरंगे उड़ते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अधाराएं। प्रश्न 6 है पृथ्वीराज चौहान की सेना में शामिल थे। देखो, ऑप्शन में बैल सवार, घुड़सवार, सैनिक, वायु सैनिक। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, देखो बीच में हमारा एक ना हाथी है और क्वेश्चन मार्क दिया है और पैदल दिया है। तो हाथी तो उसके पास था, पृथ्वीराज के बाद पैदल सैनिक भी था। तो उसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के पास क्या था? उसका आंसर हमारा हो जाएगा ब घुड़सवार, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना में घुड़सवार भी शामिल थे। तो इसका आंसर आप लोग को ब को लेना है, घुड़सवार। अब अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना से ग्रामीण लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे सल्तनत काल में भी ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था, लेकिन सल्तनत की लगान व्यवस्था का असर लोगों पर पड़ा। पहले गांव किसी न किसी सामान्य के वेतन के लिए दिया जाता था और वह मनमाने तरीके से तरह तरह के छोटे कर वसूल करते थे, लेकिन अब सुल्तानों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। लगान सुल्तान के अधिकारी वसूल करते हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम पूरा 1 से लेकर 17 तक सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करवाए हैं। अब हम लोग प्रश्न 8 देखते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को सही क्रम में लिखिए। विधान बनाना, मतगणना, नामांकन और चुनाव प्रचार। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नामांकन किया जाता है, नामांकन करने के बाद फिर चुनाव प्रचार किया जाता है, और चुनाव प्रचार करने के बाद फिर मतगणना होता है, और मतगणना होने के बाद जो बनता है वो विधायक बनाना होता है। तो ये इसका क्रम है, आप लोग ऐसे ही इसको जमा के लिखना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टी से
सामान बनाने वाले 4 प्रसिद्ध जिलों के नाम। छत्तीसगढ़, जहाँ आप लोग को पता है कि नदी के किनारे में या नदी के किनारे में जो मिट्टी पाया जाता है उसी से मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बर्तन बस्तर का जो बर्तन है वो बहुत प्रसिद्ध है। उसके अलावा और है बस्तर है, दंतेवाड़ा, कोंडागांव है, ये सब का बर्तन भी प्रसिद्ध है। तो हमारा पहला हो जाएगा बस्तर जिला, कोंडागांव जिला, सरगुजा जिला और मुंगेली जिला। उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? इन वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन को वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इसकी 2 विशेषताएं पूछना है तो 2 विशेषताएं लिख लेना है। पहला विशेषता है यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, और दूसरा विशेषता है कि पेड़ों की पत्तियाँ पूरी नहीं झड़ती है, यानी कि हमेशा यहाँ हरा भरा रहता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा से क्या लाभ है? हमें पता है कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो उससे क्या लाभ है? कोई 4 लाभ लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग देखो, अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना है। ज्वार भाटा का लाभ, पहला, नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जहाज़ को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा है मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती है, इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ जाते हैं। तीसरा है कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चौथा है लहरें लौटते वक्त समुद्र की गंदगी को अपने साथ ले जाती है। तो ये हमारा ज्वार भाटा का 4 लाभ है, आप लोग ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद इसका आंसर अच्छे से लिख लेना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है 12वां, तुर्की सेना और राजपूत सेना में क्या अंतर था? तुर्की सेना की सफलता के कारण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज। राजपूतों की सेना बहुत बड़ी थी, उसमें पैदल सैनिक, हाथी व घोड़े थे। कई छोटे राजा व सामान अपनी सेना के साथ पृथ्वी की मदद करने के लिए आए। गौरी की सेना बहुत छोटी थी और उसमें हाथी नहीं थे, लेकिन उसके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और कुशल घुड़सवार सैनिक थे, जो घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते थे। तुर्कों की सफलता का कारण उनके पास फुर्तीले तीर चलाने वाले घुड़सवार थे। वे युद्धभूमि में तेजी से दुश्मनों पर टूट पड़ते थे और अपना बचाव भी कर लेते थे, अर्थात उनके युद्ध करने के तरीके और साधन राजपूतों से बेहतर था। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 13, वायुदाब पेटी को प्रदर्शित करने के लिए नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो हमें एक नामांकित रेखा चित्र बनाना है। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वायु पेटी की ये नामांकित चित्र है। आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखना है और उसके बाद इसी को आप लोग को बनाना है। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, साप्ताहिक बाजार और स्थायी बाजार में 3 अंतर लिखिए। हमें पता है साप्ताहिक बाजार जिसको हम लोग हाट भी बोलते हैं या हटरी बोलते हैं, और एक होता है स्थायी बाजार जो मार्केट हमेशा लगा रहता है। इसमें 3 अंतर है। पहले ये बाजार, साप्ताहिक बाजार देखते हैं, ये बाजार सस्ते होते हैं। स्थायी बाजार, ये बाजार महंगे होते हैं। दूसरा है साप्ताहिक बाजार अस्थायी दुकान होती है, उसको कभी भी हटा सकते हैं। और दूसरा है स्थायी बाजार में अस्थायी दुकानें होती हैं, इसे हम लोग कभी हटाते नहीं हैं, हमेशा ये दुकान पक्के होते हैं। और तीसरा है यह सप्ताह में एक दिन संचालित होता है। साप्ताहिक बाजार और स्थायी बाजार यह हमेशा संचालित होता है। तो ये 3 अंतर पूछा है, 3 ही आप लोग को लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है, स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल को समझाइए। हमें यहाँ 3 मंडल दिया गया है, इसी को हमें समझाना है। तो हम इसका ऊपर वाला ले रहे हैं। पहला है स्थल मंडल, वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चराने के लिए घास स्थान प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत
होता है, ये स्थल मंडल कहलाता है। दूसरा है जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। इसी को हम लोग जनमंडल भी कहते हैं। अब हम लोग आइए तीसरा को देखते हैं। तीसरा हमारा होता है वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की सुलझाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। आप लोग ये तीनों को अच्छे से लिख लेना है 1 2 3 करके, और उसके बाद एक छोटा सा ये डायग्राम या चित्र बोल सकते हो ये दिया है, इसको आप लोग बना सकते हो और आप लोग इसको दिखा सकते हो, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें ये बनाना आना ही चाहिए, और ये हम बनाएंगे तो पूरा में पूरा हमें नंबर मिलेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इसको ध्यान से देखना है और पढ़ना है, उसके बाद लिखना है। सन 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत के जंगल और गांवों के निवासियों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया, समझाइए। दोस्तों ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उत्तर लिखना है। हमारा उत्तर हो जाएगा सन 1650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच सबसे बड़ा परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में हुआ। यह था लगान वसूली के तरीके का बदलना। गुप्त काल में लगान पर राजा का अधिकार होता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई। इस समय राजाओं द्वारा ब्राह्मणों व विद्वानों को भूमि दान में देने की परंपरा व्यापक हो चुकी थी। भू क्षेत्रों से प्राप्त आय के बड़े भाग पर उसके स्वामी का अधिकार होता था और एक छोटे हिस्से की राजा को मिल पाता था। भूपति इतने संपन्न हो गए थे कि स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे। वे अपनी सेना रखने लगे थे। पहले लगान राजा के नाम से वसूल किया जाते थे, अब लगान सामंतों और भूस्वामियों के नाम से वसूल किए जाने लगे। इसी कारण अब राजा और किसान के बीच कोई सीधा संबंध नहीं रह गया। ये क्वेश्चन को आप लोग को दोस्तों अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका आंसर को भी अच्छे से रीड करना है और उसके बाद इसको लिखना है। दोस्तों वीडियो बनाने में आप लोग को पता है बहुत मेहनत लगता है, और आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन। ये भी हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का आया है। इसको भी आप लोग को ध्यान से पढ़ना और समझना है। किसी राज्य में विधानसभा चुनाव के पश्चात सरकार की गठन की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। यानी कि जो भी राज्य होता है उसमें सरकार बनता है तो उस सरकार को कैसा बनता है उसको हमें यहाँ समझाने के लिए बोल रहा है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक राज्य में विधानसभा जो कि राज्य के लिए विधायिका है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं और उस राज्य के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि चयनित होकर उस राज्य की विधानसभा में सदस्यता ग्रहण करता है, जिसे विधायक के नाम से जाना जाता है। विधायिका में बहुमत पाने वाला दल को नेता राज्य बल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार की जाती है। इस प्रकार उस राज्य में शासन व प्रशासन का कार्य संपन्न हेतु एक सरकार राज्य सरकार का गठन सर्वसम्मति से हो जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन का आंसर। और इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझना है और इसको लिखना है। और आप लोग को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग चाहते हो कि इसी तरह का हम लोग और जितना भी मासिक आकलन है उसका कंप्लीट वीडियो बनाएं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग अगला टाइम मासिक आकलन का पूरा जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा कंप्लीट बनाने का कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।